बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जब आप अपने काम पे आप जा रहे हों तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि स्मोक जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा है हमजा, और आंखों में एलर्जी और इस किस्म के जो मसले हैं ना वो फिर वो पैदा हो रहे होते हैं, तो हमें एहतियात बहुत ज़्यादा अच्छा, रोज़ बरोज़ अब ऐसा है कि वो बढ़ती चली जा रही है और आप बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि विजन भी कम होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा स्मोक है और स्मोक की वजह से आपको पता है कि मुख्तलिफ मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल वैसे तो हम कर ही रहे हैं, हमने छोड़ दिया है वैक्सीनेट होने के बाद, लेकिन अब स्मोक की वजह से भी लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को ख़ास तौर पर हमने एहतियात करनी है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है, ख़ास तौर पर गले की और आंखों की जो है ना वो एलर्जीज़ वगैरह भी हो रही हैं बच्चों। बिल्कुल ऐसी है, इस पर हम तफसीलन भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कातिल डेंगू की, जिसने पंजाब में अपने खौफनाक पंजे पूरी तरह से गाड़े हुए हैं और सूबे में डेंगू से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि केसेस में भी हमजा इजाफा हो रहा है। और महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में डेंगू के मजीद 314 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो लाहौर में डेंगू के 219 मरीज सामने आए थे, जबकि रावलपिंडी में 25, गुजरांवाला में 18 और मुल्तान में 9 मरीज रिपोर्ट हुए। अच्छा, लाहौर के अलावा अगर हम सूबे भर की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 498 मरीज दाखिल हैं और रवां साल लाहौर से अब तक डेंगू के 16,046 केसेस सामने आए और महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 53,317 इंडोर मकामात को चेक किया। बिल्कुल, जबकि 408 जो इंडोर और आउटडोर मकामात हैं उनमें से लार्वा भी तल्फ किया जा चुका है। ये सारी सूरत हाल है। हमने बात करनी है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन साहब। अगर हम बात करें पंजाब की तो डेंगू को हम देख रहे हैं कि मुसलसल उसके वार में इजाफा होता जा रहा है, वो भी जो केसेस हैं वो सामने आते जा रहे हैं। कब तक कमी जो है वो मुमकिन है डेंगू के केसेस में? जी देखिए, पंजाब में इस साल डेंगू के केसेस में कुछ इजाफा हुआ था और हुकूमत पंजाब जो है डेंगू के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। हम लोग घर घर जाकर लार्वा भी तलफ़ कर रहे हैं, हम लोग हस्पतालों में लोगों को सहूलतें भी मुहैया कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर डेंगू का जोर टूट जाएगा। मौसम की तब्दीली भी आ रही है और हमारी कार्रवाई भी ज़ोरों शोर से जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। केसेस के अंदर बतदरीज कमी आ रही है और इंशाल्लाह इससे रिलीफ मुकम्मल हमें मिल जाएगा। ठीक है, आसान सा ये अस्पतालों की सहूलियात और वहाँ पर बेड्स के देखा जाए तो क्या अगर कोई शख्स डेंगू में मुब्तला हो रहा है तो वो अस्पताल का रुख करे तो बेड वहाँ पर उसको मैसर आएगा? इंतजामात कैसे हैं अस्पतालों में? जी देखिए, हमने ये किया है कि हमने पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के मरीज़ों के लिए बेड मुख्तस कर दिए हैं और इस वक्त पूरे पंजाब में 5,500 के करीब जो बेड्स हैं वो डेंगू के मरीज़ों के लिए मुख्तस हैं। उसमें से अभी सिर्फ 1/3 ऑक्यूपाइड हैं। लाहौर के अंदर भी हमने यही सिलसिला किया, लेकिन लाहौर में क्योंकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा थी तो इसलिए हमने एक्सपो सेंटर में एक डेंगू फील्ड हस्पताल जो है उसका क़याम किया, ताकि जहाँ पर भी मरीज़ ज़्यादा हों उनको वहाँ ले जाया जाए और उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। इसके अलावा पंजाब भर में जो हमारी लैब्स हैं सरकारी, उसके अंदर इस टेस्ट की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया गया है और जितनी सरकारी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसके अंदर अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं तो 90 रुपए के कंट्रोल रेट के ऊपर ये टेस्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ वो तमाम दवाइयाँ जिनकी डेंगू के मरीजों को ज़रूरत है उन सब की फरहमी को पंजाब भर के अस्पतालों में यकीनी बनाया जा रहा है। ठीक है, वसाइल की भी कुछ बात कर लेते हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या वसाइल बरोए कार ला रही है और क्या गवर्नमेंट को वसाइल की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, देखिए, हुकूमत वसाइल की कमी का शिकार नहीं है। डेंगू हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत है कि वो तमाम वसाइल जिनकी ज़रूरत है हुकूमती मशीनरी को वो बरोए कार लाए जाएँ और इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किए जाए, तो कोई वसाइल का कोई मसला नहीं है। अभी हमारी जो कार्रवाई है वो शद्दोमत से जारी है। हम तकरीबन पंजाब भर के अंदर तकरीबन 4 लाख घरों तक का जायज़ा लेते हैं हर रोज़ और करीबन 90,000 से 1 लाख के करीब जो आउटडोर मुकामात हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ भी लार्वा मिले उसको तल्फ किया जाता है।
جن گھروں میں لاروا ملے نہ صرف اس گھر میں بلکہ اس کے ارد گرد کے جو 48 گھر ہیں وہاں پہ IRS یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس لاروا کو تلف کیا جا سکے. تو ہم تمام کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی وسائل لگ رہے ہیں وہ ہم یہ گا. اس سال ڈینگی پہلے سے زیادہ شدت سے کیوں آیا ہے؟ کیا کسی محکمے کی کوئی کوتاہی بھی سامنے آئی ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ ایک عام تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے اس دفعہ کوئی ڈیلے ہوا ہے. ہم نے جس کو چیک کیا ہے کوئی ڈیلے نہیں تھا. ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں انہوں نے ٹائم پہ یہ کام شروع کیا ہے. صرف جو کیس رسپانس کا طریقہ ہے وہ اب کچھ بدل گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈپارٹمنٹ جو ہیلتھ کا ہے وہ پورے زور و شور سے اس پہ کام جاری ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز وہ ورکرز ہیں جنہوں نے کرونا جیسی وبا پر اللہ کے فضل سے قابو پایا ہے. تو اتنی تسلی آپ رکھیں کہ انشاءاللہ ڈینگی کا مقابلہ بھی یہ پورے زور و شور سے کر رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں کہیں پہ کوئی کوتاہی یا غفلت نظر آئی تو جو بھی ذمہ دار شخص ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو ہم اجتناب نہیں کریں گے کارروائی کرنے سے. لیکن اس وقت آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر جو ہیں وہ کرونا اور ڈینگی دونوں محاذوں کے اوپر ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور عوام کی بھرپور حفاظت. بات کریں تو بتائیے گا احساس راشن پروگرام کے حوالے سے بھی کہ پنجاب کے عوام کو کب تک ملنا شروع ہو جائے گا؟ جی، یہ جو احساس راشن پروگرام ہے یہ ہے تو پورے پاکستان کے لیے، اور اس کا جو پورٹل ہے اس کا اجرا ہو چکا ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ حصہ صوبائی حکومتیں ڈال رہی ہیں. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جہاں پر صوبائی حکومتیں اپنا شیئر ڈال رہی ہیں وہاں پہ یہ پوری سبسڈی اویلیبل ہے، اور باقی سندھ وغیرہ کے اندر یہ صرف وفاقی حکومت کا جو حصہ ہے وہ عوام کے لیے اویلیبل ہے. یہ سبسڈی 13 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر 1000 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے تمام خاندانوں کو تاکہ ان کا آٹا، دالیں اور گھی جو ہے اس میں 30% تک کی ان کو رعایت ملے. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں، ہمارے جو ریٹیلر رجسٹر ہو رہے ہیں، اور غالباً 3 سے 4 ہفتے کے اندر یہ پورا کام مکمل ہو جائے گا. صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس کی بات کریں تو کن علاقوں کو فوکس کیا جا رہا ہے؟ ہماری حکومت کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے پورے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کریں اور ان ایریاز پہ فوکس کریں جو آج تک ترقی کے ثمرات سے جہاں تک ترقی کے ثمرات نہیں پہنچے، اور وہاں پر یہ فنڈز بھجوائیں. ہمارا جو 360 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہے یہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے. ہمارا جو کام ہم یونیورسٹیز بنانے کا کر رہے ہیں 21 نئی یونیورسٹیوں پہ، یہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے. ہم جو 15 نئے ہسپتال بنا رہے ہیں یہ بھی اسی بات کو ظاہر کرتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے ترقیاتی کاموں کو پورے پنجاب میں پھیلا دیں تاکہ پنجاب کا ہر شہری اس ترقی سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے طور پہ بھی زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے. یہ جو ہماری پروگریس ہے اس کا پارٹ بن سکے اور ہم کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں. حسان خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا. سبسے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں، شاید 2 ہفتوں کے اندر ہی ہم ڈینگی کیسز خاص طور پر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کنٹرول پر لیا جائے گا. ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی تب نیچے آ رہا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ آبویس سی بات ہے اس میں چینجز آ رہی ہوں گی، کیسز جو ہے وہ کم آ رہے ہوں گے. ہم آگے بڑھیں گے، بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑے ٹاکرے کی جو کہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا اور حکومت مشترکہ اجلاس میں درجن سے زائد قوانین منظور کرانے کے لیے زور لگائے گی، جبکہ اپوزیشن حکومت کی قانون سازی کا راستہ روکنے کے لیے پوری قوت لگائے گی. بالکل ایسے ہی حکومت کی جانب سے EVM کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سمیت انتخابی اصلاحات کے بلز پیش کیے جائیں گے، اور حکومت اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے بھی متحرک رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب خاصے ہمیں پر امید نظر آئے ہیں. کل انہوں نے یہی کہا کہ اسپورٹس مین جس وقت اترتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے ہی اترتا ہے، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ میں ہی جیتوں گا. اچھا، تحریک انصاف کو جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں EVM اور انتخابی اصلاحات سے متعلق بلز منظور کرانے کے لیے اتحادیوں کی حمایت بھی درکار ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے قاف لیگ رہنماؤں سے جو ملاقات کی اور PTI رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت بھی کی. ایسے ہی MQM پاکستان کے وفد کو بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بریفنگ دی گئی ہے. دوسری جانب متحدہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھرپور شرکت کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. اچھا، اب یہ سمپل میجورٹی کا معاملہ ہے. اس وقت 440 ارکان جو ہیں وہ ٹوٹل بنتے ہیں اور 221 گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. سمپل میجورٹی کا معاملہ اگر گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو جتنی 1-2 ہفتے سے باتیں چل رہی تھیں وہ ساری تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ نہیں ایسی کوئی بات پتہ نہیں صورتحال کیا بنتی ہے. آج اجلاس میں یہ سارے بلز منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اجلاس کے کیا صورتحال اختیار کرے گا. لیکن شہباز شریف کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں
पार्लियामेंट के इजलास के लिए हिकमत अमली तय की गई और शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सिर्फ सहारा उसे बचा नहीं सकता। ऐसा ही है। और पहले जो मामला चल रहा था कि जी एमक्यूएम भी नाराज़ है और काफ लीग भी नाराज़ है, फिर उनके अपने इजलास भी हुए। काफ लीग ने तो ये कहा कि जी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो फ़ैसला करेंगे और हमारा फ़ैसला वही होगा। और अब गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट खासी मुतमईन नज़र आ रही थी। फवाद चौधरी साहब ने भी बारहा यही जिक्र किया है कि जी कि हमारे नंबर पूरे हैं। और ये तो एक तरफ है, अपोजिशन के कुछ लोग भी हमारे साथ राबते में हैं। हमने पहले यही होते देखा है कि एक आध शिकस्त हुई गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह के मुश्तरका जो इजलास हुए हैं उसके अंदर कामयाब ही रही है। ख़ास तौर पे सेनेट चेयरमैन का जिक्र कर लिया जाए तो वहाँ पर हुकूमत कामयाब ही रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला ऐसा था जब वो सेनेट के उम्मीदवार थे और रफ़ीक शेख साहब को उसमें जो है वो नहीं बन सके थे सेनेटर, वहाँ पर एक धचका लगा था। आज कोई धचका लगने जा रहा है गवर्नमेंट को या नहीं, इस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब मौजूद हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये जॉइंट सेशन पहले तो ये बताएं कि कितना अहम है और अगर हुकूमत कामयाब नहीं होती है तो इसका क्या मानी होगा कि हुकूमत कामयाब नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू मे लूज योर गवर्नमेंट जो है वो, अगर आप एक लेके आते हैं, इसके आप मेजॉरिटी खो चुके हैं और आपको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी कहा जा सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि चीज़ें उस नहज तक जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कल अपोजिशन रहनुमाओं ने भी बात की, मौलाना फजल रहमान ने भी बात की, तो एक डिफीटिज्म इसके हवाले से मैं वैसे हम कुछ मुस्तकबिल के बारे में तयक्कुन से तो अल्लाह ताला ही समझ सकते हैं, लेकिन ये जो बज़ाहिर बात जो नज़र में नज़र आता है, मुझे लगता है उन्होंने नंबर पूरे कर लिए हैं। और जो थोड़ी सी हमें चश्मक नज़र आई थी कि ये पेज वाली बात थी, वो उसमें भी मेरे ख्याल में कुछ हद तक बेहतरी आई है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स भी नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून हर तरह से अटैक इस्टेब्लिशमेंट पर कर रही है। इस दफ़ा वो बजरिया अदालत और बजरिया राना शमीम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यही है कि गवर्नमेंट को आज रास्ता मिल जाएगा, ख्याल अगलब ये है। अच्छा सईद काजी साहब, अगर हम बात करें इंतखाबी इस्लाहात और EVM जैसे अहम मसले की, तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन का ऑन बोर्ड होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर सादा अक्सरियत से ये बिल पास हो भी जाता है तो फिर आगे जाकर इंतखाबात पर मजीद उंगलियां नहीं उठेंगी? देखिए, कौन से इंतखाबात थे जिस पे उंगलियां नहीं उठी? और उंगलियां उठाने वाले वही थे जो इंतखाब लड़ते हैं, जीते हैं और आते हैं। और हम भी इन इंतखाबात पर उंगली उठाते हैं। अगर आज इस मुल्क में इंतखाबी अमल शफाफ हो जाए और उसमें से ये जो कब्जे के पैसों का उनसर निकल जाए और जेन्युइन लोग असम्बलियों तक पहुंचने शुरू हो जाएं, तो फिर ये तो वो लीडर नहीं रहेंगे जो आज हमें लीडर नजर आते हैं, जो हमारे ऊपर पिछले 1980 से मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो पैसे के जोर पर ध्वंस। आज देखे ना, इंडिया में भी बात होती है, वो जो 3Ms की बात होती है, मीडिया, मसल, मनी। अब ये मीडिया, मसल और मनी जो रोल अदा करते हैं आज की इस सो कॉल्ड जमहूरियत में, जिसे हमने जमहूरियत करार दे रखा है, देखे ना, जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूरियत जो है वो यूनानी लफ्ज है, 2 लफ्जों से बना है। डिमॉस का मतलब है ऑल द पीपल इन द स्टेट, और क्रेटो जो है वो रूल को कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये था कि ये अक्सरियत की हुक्मरानी है, अवाम की हुक्मरानी है। तो क्या आज की जमहूरियतों को हम अवाम की हुक्मरानी कह सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ जो है ये कार्टल्स बैठे हुए हैं, जो जाती कारोबार जो है रात को चीजों की कीमत महंगी करके सुबह वावेला करना शुरू कर देते हैं, खुद जेबों में पैसे डाल रहे होते हैं, क्योंकि मईशत के उन हिस्सों पे उन्हीं का कब्जा होता है, चाहे वो कोई भी हो सेक्टर हो। तो ये इसलिए मैं नहीं समझता कि ये AVM पे जो रो रहे हैं, ये रो किस लिए रहे हैं? लाहौर में ऐसी स्टोरीज हैं कि खाली प्लाटों पर 22-22 वोट बने हुए हैं। यहाँ पर स्टोरियां की, और मेरे को उसने स्टोरी की भट्टी साहब ने, कि यहाँ एक आध पार्टी के अंदर रिगिंग सेल बने हुए हैं। ठीक है, कोई 20,000 वोट घूमते हैं मुबैना तौर पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अगर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते तो ये 8-10 हजार से ज्यादा बंदा क्यों नहीं बाहर आता? तो सड़कों पर तो लोग आते नहीं है। ठीक है सईद काजी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर आज हुकूमत कामयाब हो जाती है तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी थोड़ा सा ये प्रेशर होगा कि कम से कम अगर उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो EVM को उसमें ट्राई कर लिया जाए? देखें, पार्लिमान की जो वो करेंगे आज तरमीम या एडिशन या लॉ बनाते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
बाउंड है उस पर अमल करने का। सिर्फ उसमें एक रास्ता है जी। कि ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये कह सकते हैं, एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि ये कोई भी कानून जो है वो जो स्पिरिट है आइन की उससे मुतसादम है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला करे तो वो कानून जो है वो फिर कानून नहीं रहता, या उसे दोबारा असेंबली में भेज देते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कहे, इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल करना है। और पार्लियामान जो है इस पार्लिमानी जो तर्ज हुकूमत है, इसमें जो सबसे सुप्रीम इदारा होता है जो लॉ मेकिंग करता है। लेकिन सिद्दीकी साहब ये भी तो प्ली ली जा रही है कि इतना वक्त नहीं है, इसको ट्राई नहीं किया हुआ, तो किस तरीके से पूरा इलेक्शन इसके तहत करवा लिया जाए? देखिए बात ये है कि ट्राई नहीं किया हुआ तो क्या ट्राई ना करें। आज से हम दुनिया भर इस तरफ जा रही है, आपकी बैंकिंग जो है डिजिटलाइज हो रही है, ऑनलाइन बैंकिंग होनी शुरू हो गई है, और आपके पास एक बहुत अहम शख्सियत है जिसे इन्होंने एक केस करके, ये जो हमारे नादरा के चीफ है मलिक साहब जी, जो सरबराह है, ही इज अ विजिट, और उसने दुनिया में बड़ा इन्होंने अपना नाम कमाया है। इनके जरिए आप बहुत से काम करवा सकते हैं, नादरा को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवालात इसलिए उठते हैं कि देखें, मैं रोजाना एक बात करता हूँ कि आप हर रोज चौक में खड़े होकर कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है, तो क्या एक सिलेक्शन बॉडी है इलेक्शन कमीशन? क्या उस पे आप जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं हो रहा? ठीक है। तो ये इसलिए बहुत से सवालात हैं। मेरे ख्याल में डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरा 35 साल की जो मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ और कई चैनल्स में मैं इलेक्शन का हेड भी रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इस मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया जाता है, वन वे आर दी अदर। और तो और छोड़ें, जब आपके खाकान अब्बासी जो है वो मेयर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कहते हैं कि हम भी जिन इलेक्शन के जरिए इक्तदार में आए थे वो भी चोरी शुदा थे, तो उसके बाद क्या सवाल बचता है? तो इसे ठीक करो भाई किसी तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, सुबह पाकिस्तान से आप गुफ्तगू थे। लेकिन हमजा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी आता है कि क्या EVM और जो इंतखाबी इस्लाहात लेके आ रहे हैं, इसके बाद जो अगर हम देखें तो क्या इलेक्शन में हमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमें फेयर मिल रहे होंगे, उसमें शफाफ होंगे वो? अच्छा, क्वेश्चन पहले भी यही उठता रहा है कि क्या पहले वाले शफाफ रहे हैं, कि अभी ये कहा जा रहा है कि शफाफ नहीं होंगे, और अपोजिशन के जो इसके ऊपर चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से गवर्नमेंट ने उनसे ये भी कहा, बातचीत भी की, स्पीकर साहब ने भी गुफ्तगू की। खैर आज पता लग जाएगा कि होने क्या जा रहा है। उसके बाद जिस तरह से सिद्दीकी साहब कहते हैं कि एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे